बाजार बोलता है एफआईएस का डेटा ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। डेटा में चेंज है कि कितनी बाइंग कितनी सेलिंग। समझ तो गए होंगे हम कि डीआईज बाय कर रहे हैं और एफआई सेल कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम देखना होगा कि कल किस तरह का देखने के लिए मिला। तो एफआईज ने कल भी बिकवाली की और कितनी की है, 3228 करोड़ रुपए की। डीआईज ने खरीदारी की 1401 करोड़ रुपए की। ये इंटरेस्टिंग है कि कल जिस तरह की स्क्रीन थी उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि डीआईज इतना कम खरीदेंगे और एफआईज उनसे डबल बेच देंगे, उसके बावजूद भी मार्केट अच्छी स्ट्रेंथ दिखा देगा। ये तो डेटा शाम को ही आता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस जो कि मॉर्निंग से ही दिख रही हैं हमें। तो डाउ जोन्स कहाँ बंद हुआ उस पर नज़र डालें तो 273 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ। हैंसेंग अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था मॉर्निंग में, लेकिन बढ़त खोई है इसने अपनी, तो ये एक थोड़ा सा इंडियन मार्केट की गिरावट का कारण भी बन सकता है। निकाई में भी अच्छी बढ़त थी मॉर्निंग में, लेकिन अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। हालांकि अभी भी हरे निशान में 0.5% ऊपर है। वहाँ पर जो करेंसी है उनकी येन वो 3 महीने के लो पर पहुँच गई है, उसका इम्पैक्ट है क्योंकि उनकी करेंसी का टूटना उन्हीं के मार्केट के लिए अच्छा होता है। कोस्पी यहाँ पर करीब 0.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है। शंघाई में करीब 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो मिला जुला रुझान है, कोई इतना नेगेटिव नहीं है ग्लोबल संकेत। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। पारादीप फॉस्फेट कल शानदार नतीजे आए हैं, इस कंपनी के 10% ऊपर है। कैपेसाइट इंफ्रा करीब 10% ऊपर। सिरमा यहाँ पर करीब 9.5% की तेजी है। जिलेट में भी नतीजों का इम्पैक्ट करीब 9%। फेडरल बैंक नतीजों का इम्पैक्ट करीब 7.25% ऊपर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, आज गिर कौन से शेयर रहे हैं। तो उनमें नज़र डालें तो उनमें स्पंदना स्फूर्ति करीब 13.5% ऊपर है, गिरावट के साथ चल रहा है। सफायर करीब 8.5%, आइडिया फोर्ज करीब 8%, केएसबी पंप्स करीब 6% और वीजीवीएस करीब 5%। ये सभी काउंटर लाल निशान में बने हुए हैं। लेकिन शरद सर, मैं एक चीज आपसे डेटा पर डिस्कस करना चाहता हूं कि कल एफआईज ने 3200 करोड़ की सेलिंग की, डीआईज ने कुल 1400 सम ऑड करोड़ की बाइंग की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि सर उसके बावजूद स्क्रीन इस तरह की नहीं दिखा रही थी कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है या और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय दूसरा साइड से कर नहीं रहा है। ऐसा कुछ दिखा नहीं। स्क्रीन अच्छी थी, स्ट्रेंथ वाली थी। मिड कैप स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर चल रहे थे। सर ये तीसरा सेगमेंट कौन है? रिटेल के पास तो ज़्यादातर पे पैसे नहीं बचे हैं। रिटेल तो ये कह रहे हैं हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ कट रहे हैं, क्या हम इनको होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत कम रिटेलर्स हैं जो इस समय पर फ्रेश मनी डाल रहे हैं। डीआईज जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आते हैं उनका डेटा हमें मिल गया। ये तीसरी कैटेगरी कौन हो सकती है जिसने कल माल खरीदा है? देखिए, यहाँ पर आप ये समझिए कि 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। डीआईआई है, एफआईआई है, रिटेल क्लाइंट है, प्रॉप डेस्क है। तो प्रॉप डेस्क तो अपना हेजिंग स्ट्रेटेजी चलाता है। क्लाइंट्स में एक एचएनआई सेगमेंट है जो बेसिकली फैमिली ऑफिस है। आप यहाँ पर देखें तो कल भी देखिए 45,000 कॉन्ट्रैक्ट फैमिली क्लाइंट्स का, मतलब मैं उसको रिटेल और फैमिली ऑफिस मिला देता हूँ, तो 45,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काट लिया इंडेक्स में, 22,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काट लिया। तो नेट नेट आप देखेंगे तो लॉन्ग काट लिया। तो अगर आपने लॉन्ग ही काट लिया और सबसे बड़ा वहीं पर वॉल्यूम है, आप देखेंगे 2,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर शॉर्ट साइड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 4,64,000 का 4,68,000 का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर लॉन्ग साइड पे है और करीब 2,40,000 का वहां पर शॉर्ट साइड पे है। तो डीआईआई और एफआई का वॉल्यूम काफी कम है। एफआई देखिए कि वो 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट लेकर के शॉर्ट साइड पे और जो 1,92,000 लॉन्ग साइड पे लेकर के खड़ा। तो वहां पर क्या है, काफी कुछ फैमिली ऑफिस के द्वारा भी खरीदारी बिकवाली होती है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। अब काफी ये मार्केट भी जी। एक्सपैंड हो गया है। और आप देखिए बीएसईएल का बेहतरीन रिजल्ट आया, स्टॉक नहीं चला। आप देखिए, ठीक है, इसके अलावा देखिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पर स्टॉक में उस तरह का ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए डीएलएफ है, इसके अलावा आप पूरा एएमसी स्पेस देखिए, वहां रिजल्ट अच्छा आया। सीडीएसएल देखिए, क्रिसिल देखिए, उसके भी रिजल्ट अच्छे आए। इंश्योरेंस कंपनी देखिए, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, इसका बैंक लाइफ, सबके रिजल्ट अच्छे आए। आईटी में तो अच्छे रिजल्ट आ ही रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कैंटन, पंजाब नेशनल, बस स्टॉक चल नहीं रहे हैं। आप देखिए छोटे मझोले जी। पीएसयू बैंक में कितने अच्छे, यूनियन बैंक, आप देखें यूको बैंक वगैरह में रिजल्ट अच्छे आए, तो स्टॉक चल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि बायर नहीं है, बाजार से गायब है और सेलिंग हो जाती है। हर जो भी बाजार के अंदर ऊपर की तरफ स्तर आता है उस पर सेलिंग हो जाती है। उसका बहुत बड़ा कारण विवेक जी एक और है जो कल आपने ट्वीट भी किया था, मैंने देखा था। देखिए इजराइल और ईरान का जो चल रहा है मैटर, उसमें क्या है, ये डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो रहा है। आपने भी 2020 में भी कोविड के दौरान देखा था कि जिस दिन लॉकडाउन हो गया था 21 तारीख को, उसके 2-3 दिन बाद बॉटम बन गया था बाजार का।
तो बाजार को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है सर, बाजार को नेगेटिविटी चलेगी, अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी। तो वहां पर क्या है, काफी अनसर्टेन है ग्लोबल एटमॉस्फेयर, जिस वजह से आप देखिए कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि डिस्पाइट द वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स एंड ब्रॉडर मार्केट, इसके बावजूद आप देखिए बाइंग नहीं आ रही है। बिल्कुल। या तो HNIs हैं ये छिपे हुए, जिनका कि ना इंस्टीट्यूशन में आ रहा है ना रिटेल में आ रहा है, या ये प्रोप्राइटरी डेस्क हैं जिनकी वजह से कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस आई मार्केट में, क्योंकि जितनी FIs ने बाइंग की उतनी DIs ने, जितनी FIs ने सेलिंग की उतनी DIs ने बाइंग कर ली। तो इंस्टीट्यूशन का तो बिल्कुल इक्वल हो गया मामला, तो मार्केट में इतनी सेलिंग कहाँ से आ गई? तो ये सेलिंग का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बिल्कुल एग्रीड सर। कुछ एक और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्लोबल खबरें देखते हैं तो कल क्रूड ऑयल जब हम मार्केट शो कर रहे थे उस समय 4% गिरा हुआ था, लेकिन इवनिंग तक आते आते करीब 6% तक गिर गया था। नेचुरल गैस की कीमतें भी करीब 8% तक इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हुई दिखाई दी। शरद सर, वेदांता, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिलायंस, ONGC, ये जो तेल से जुड़ी कंपनियां और गैस से जुड़ी कंपनियां लाइक IGL, MGL, गुजरात गैस, गेल, इन सभी पर कोई आपको लग रहा है कि चार्ट पर, डेटा पर कुछ है, कोई स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है जिसमें ट्रेड किया जाए? कि यहाँ सब जगह पर बहुत बड़ी मतलब कट देखने को मिला, सभी जगह पे ब्रेकडाउन है। एक LNG, पेट्रोनेट LNG सस्टेन कर रहा था, वहां पर भी आप देखिए अभी भी 320 का बेस है, जो उसने अपना बेस अभी तोड़ा नहीं है। वही एक इकलौता स्टॉक मुझे दिखाई देता है जहां पर कि एक बार मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक सस्टेन कर सकता है। दूसरा, अगर आप गुजरात गैस को देखें, यहां पर मुझे लगता है 380, 377, 380 का भाव है। स्टॉक अभी भी अपना जो मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक, मतलब अपना समहाउ बेस बचा रहे हैं, मतलब वीकनेस नहीं आ रही है, बेस नहीं तोड़ रहे हैं। अदरवाइज आप सब जगह देखेंगे तो आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो वो चीज थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है। कैस्ट्रॉल को एक देखिए, एक इकलौता इस सेक्टर मुझे दिखता है NSE 500 के अंदर जो सस्टेन कर रहा है 198, 200 रुपए के आसपास इसका सस्टेनेंस है। मुझे लगता है अगर ये इस वीक में स्ट्रेंथ पा जाता है और कहीं 210 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो इसका बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकता है 230, 240 तक भाव इसमें जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह का पहले से ये समझ में आ गया था, जब लास्ट वीक भी, लास्ट पिछले 3-4 वीक में HPCL और BPCL वगैरह में मूव आ रहा था, IOC मूव आ रहा था, वो सस्टेन नहीं कर रहा था, तो उस दौरान में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर लॉन्ग कॉल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर के लेवल पर शॉर्ट्स बने हुए हैं, कॉल राइटर देखिए कंफर्टेबली प्लेस्ड है। और जिस तरह का देखिए गेल ने जो आप देख रहे हैं गैस की प्राइसिंग को, एलोकेशन को लेकर के जो आया है डिसीजन, वो गेल से लेकर के IGL और MGL वगैरह सबके जितने प्रोजेक्शन से आगे सबको उसने बीट किया। देखिए आप अडानी पावर, अडानी आप गैस के देखिए रिजल्ट कितने अच्छे आए, लेकिन मैनेजमेंट आकर के बोल गया कि आने वाले क्वार्टर में हो सकता है डेंट दिखाई दे, तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखे। तो देखिए सेक्टर बिल्कुल डिवास्टेटेड है, तो काफी कम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल। कुछ एक दर्शक भी जोड़ रहे हैं, उनके सवाल भी लेने शुरू कर देते हैं। शशि पांडे जी का सवाल है, सर PFC के इनके पास कुछ शेयर हैं 438 रुपये के, और REC के कुछ शेयर हैं इनके पास 508 रुपये के। लॉन्ग टर्म व्यू है सर, क्या करें, होल्ड करें या सेल कर दें? होल्ड कीजिए। देखिए REC बिल्कुल REC को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है बिल्कुल REC सस्टेन करेगा। अगर आप तो थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से देखें तो स्टॉक सस्टेन कर गया है। देखिए एक बेस इसका बना हुआ था करीब 483, 490 के आसपास, उसको स्टॉक ने सस्टेन कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा बुलिशनेस है, बुलिशनेस नहीं है, लेकिन ये है कि स्टॉक गिरेगा नहीं फर्दर। जब तक अब ये जोन नहीं तोड़ता है 480, 490, तब तक ये स्टॉक बिल्कुल सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा। आप बने रहिए, ठीक है, आप कंसोलिडेशन को आप बियर कीजिए। मुझे लगता है जैसे ही ये कहीं अपना 540 का जोन तोड़ेगा, 523 का भाव है, फिर ये ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव आपको करीब 500, 560, 580 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिमिलरली आप PFC को देखें तो ये भी स्टॉक एक अच्छे जोन में 435 के पास, 430, 435 के पास आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 447 का भाव है। सबसे बड़ा शॉर्ट इसके अंदर 475 के जोन में है, तो कोई पुल बैक आता है तो 475, 480 तक इसको ऊपर लेकर के जाएगा। बड़ा मूव तभी आएगा, आप बिल्कुल अगर नए जो दर्शक देख रहे हैं नया एंट्री ना करें। ये बाजार एकदम से बाय ऑन डिप्स वाला बाजार है नहीं, तो 480 के ऊपर सस्टेन कर दिया तब आप खरीदेंगे तो आपको ऊपर 600 तक का भाव भी दिखाई देगा अगर एक क्वार्टर होल्ड करेंगे। बिल्कुल।
कुछ खबरें भी हैं। जापानीज़ येन डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जा रही है। हमने बताया भी कि 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। उसकी वजह से भले ही जापान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, वहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी करेंसी वीक होना उनके मार्केट के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन शरद सर, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। कार्सन ग्रुप है अमेरिका में, उनका एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि नवंबर का महीना अमेरिकन मार्केट्स के लिए सबसे बेहतरीन होता है। पूरे उन्होंने 10-11 साल का डेटा लिया S&P 500 के लिए। उनका कहना है सबसे बेहतरीन महीना नवंबर का होता है। और उन्होंने दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि हमारे इंडियन इन्वेस्टर भी जो अमेरिकन मार्केट से कोरिलेट करते हैं, ख़ास तौर से कि अमेरिका में चुनाव है, तो मैं उनके लिए बता दूं, साल 1950 से चुनाव वाला जो साल में जो नवंबर महीना होता है, क्योंकि नवंबर महीने में ही उनके अमूमन चुनाव होते हैं, वो सबसे बेहतरीन रहा है। ये कार्सन ग्रुप की एक रिपोर्ट है। सर, ये अगर अमेरिका अच्छा चलेगा, सरकार किसी की भी बने, तो हमें क्यों डर है कि 5 तारीख को, 5 नवंबर को इलेक्शन है, ट्रंप बने, हमने उनको भी देखा राष्ट्रपति बनते हुए, बाइडेन की पार्टी से कमला हैरिस बने, तो हमें उनकी भी सरकार हमने देख ही ली है कि कैसे कर रही है काम। दोनों के ही समय में मार्केट चला है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबली आ ही जाता है, तो वो उस समय पर एडजस्टमेंट मार्केट कर ही लेता है किसी भी तरह से। सर, ये बताइए कि इंडियन आईटी कंपनीज जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, कुछ एक जो इंडियन एक्सपोर्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो अमेरिका में काफ़ी बड़ा ट्रेड करते हैं, कोई लगता है इम्पैक्टफुल होगा इंडियन आईटी कंपनीज पर या भारत फोर्ज पर, जो ऑटो एंसिलरी का एक बड़ा प्लेयर है, अमेरिका से भी उसका काफ़ी काम है, टाटा मोटर्स जिसका अमेरिका से रेवेन्यू आता है, या वेल्सपन लिविंग जिसका अमेरिका में काफ़ी माल बिकता है। कैसे देखें सर इन सभी शेयर्स को? तो देखिए, बिल्कुल, अगर आप रिजल्ट्स को पढ़ेंगे, परसिस्टेंट को देखिए, या फॉर दैट मैटर आप कोकोज को देखिए, तो इन सब को देखिए, तो जो अमेरिका से, जो बेसिकली यूरोप से नहीं बट अमेरिका से डिमांड अच्छी है। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस से, इसके बाद एनर्जी सेगमेंट से यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन, यहाँ अच्छी ऑर्डर बुक मिली है इन सबको। तो वो बाजार के अंदर विचेवर में थोड़ा सा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला। मुझे लगता है अगर आप निफ्टी आईटी को देखिए यहाँ पर, तो निफ्टी आईटी के अंदर अगर आप देखेंगे, विवेक जी थोड़ा आप तो लीड करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। निफ्टी आईटी के अंदर आप देखिएगा तो एक पेनेंट जैसा पैटर्न बन रहा है लंबे चार्ज के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा मूव आया, जो हम लोग ने कवर भी किया, आप लोगों ने डिस्कस किया था, पर 10 जून के आसपास मुझे याद पड़ता है कि एक मूव आ रहा है 33,000 के आसपास, जो मुझे लगता था शायद 38,000 जाएगा, वो बीट करके 41,000 44,000 तक चला गया। अब अगर आप देखेंगे तो 26 अगस्त के बाद से कंसोलिडेट हो रहा है बाजार। अगर ये ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, मतलब मुझे लगता है करीब 3-4% लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट है, करीब 3-4%, या बिल्कुल एग्जैक्ट 3.5% के ऊपर एक ब्रेकआउट है। अगर एक ब्रेकआउट आ जाता है निफ्टी आईटी में, तो फिर आपको उतना ही मूव आप मान करके चलिए, आपको एक बड़ा मूव और ऊपर की तरफ देखने को आईटी में मिल सकता है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग यूएस में है। अगर आप 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखें, 427 बेसिस पॉइंट पे यूएस की है, और इकोनॉमी स्टेबल है, तो बहुत पॉसिबल है कि कैपिटल फ्लाइट यूएस में हो सकता है। जो कैरी ट्रेड है, वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो पैसा बाहर निकल करके बॉन्ड में जा रहा है यूएस में, क्योंकि वहां पर अच्छा उनको देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा, सस्ता बॉन्ड मिल रहा है, तो उनको लंबे समय में उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, बॉन्ड यील्ड गिरेगी, तो उसमें हमको फायदा होगा। तो वहां पर क्या है, एक्सचेंज रेट रिस्क भी नहीं है, ये चीज जरूर हो सकती है। और जैसे ही देखिए निफ्टी आईटी के अंदर एक ब्रेकआउट आता है 43,400 का, आप देखिएगा बड़ा मूव आपको निफ्टी आईटी के अंदर दिखाई देगा। तो मैं काफी बुलिश हूं, मुझे लगता है यहां पर एक बहुत बड़ी रैली अभी पेंडिंग है। बिल्कुल, तो निफ्टी आईटी में एक बड़ी रैली पेंडिंग है, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको निफ्टी मार्केट देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक, ये दोनों ही मिलकर लगभग 50% तो निफ्टी को चला ही देते हैं। और बिल्कुल सही विवेक जी, आपने बिल्कुल, यू एक्चुअली नेल्ड इट, कि देखिए अगर बैंक निफ्टी अच्छा है, निफ्टी आईटी अच्छा, तो क्या रोना है सर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात आपने बोली सर, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो करेक्शन भी है बाजार में, ये काफी कुछ ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्रूड ऑयल को लेकर के, ब्रॉडर चीजों को लेकर के, आप देखिए रशिया का भी आ गया है रोल इजराइल ईरान के अंदर। वो भी नहीं चाहता कि कहीं न्यूक्लियर साइट्स पे या पेट्रोलियम साइट्स पर अटैक हो, उसका वो भी एक रीजन है कि थोड़ा सा कटेल्ड है इजराइल का मूव। तो ये अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी, बाजार थोड़ा सा इंडिया में हिला हुआ रहेगा, लेकिन इसके बाद भी बाय ऑन डिप्स का बाजार नहीं, बट कंसोलिडेट करता रहेगा।
बिल्कुल कंसोलिडेट करता रहेगा सर, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दर्शकों के सवाल भी कंसोलिडेट होते जा रहे हैं सर, उनको भी लेना शुरू करना पड़ेगा। कमार अब्बास जी का सवाल है सर, BHEL अब होल्ड करें, 290 के लिए हुए हैं सर, रिजल्ट तो ठीक ठाक आ गए लेकिन 228 पर भी आ गया काउंटर, चल तो रहा नहीं है, आपने इनिशियली बताया भी था। मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ, 5125 के मुकाबले 6584 करोड़ की सेल आई है। YOY Q-on-Q में भी सेल में इजाफा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि 5485 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर में, वहाँ से बढ़कर 6585 करोड़ रुपए आई है। लास्ट क्वार्टर में तो इनफैक्ट लॉस भी दिखाया कंपनी ने 211 करोड़ रुपए का, इस बार 106 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया Q-on-Q पर। और अगर मैं YOY पर भी लेता हूं तो भी लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में इनको लॉस था 63 करोड़ का, वहां से 106 करोड़ का प्रॉफिट आया। सर इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न हो सकता है क्योंकि 30 पैसे की EPS है इतने अच्छे नतीजे के बाद भी इस क्वार्टर की, तो एनुअलाइज भी कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो क्या करें सर BHEL पर? दो स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास है BHEL तो बने रहिए। उस केस में आप एक देखिए, स्टॉप लॉस में मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत आसान होता है स्टॉप लॉस टारगेट देना। मैं जितना 180 200 स्टॉक है फिनोमिना में सब में स्टॉप लॉस टारगेट है, बट डजंट मैटर क्योंकि लोग स्टॉप लॉस ऑनर नहीं करते, जो हमारे दर्शक है ऑनर नहीं करते। तो देखिए सर, यहां पर समझिए, नई एंट्री मत कीजिए, हैं तो बने रहिए। आप ये मान करके चलिए 190 से 225 का बेस है स्टॉक का, उसके नीचे नहीं फिसलेगा, आप बिल्कुल मान के चलेगा। बुलिशनेस तभी आएगी जब 244 के ऊपर निकलेगा, 240 245 के ऊपर निकलेगा, 228 का भाव है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, एंट्री अभी बिल्कुल कूद के ना करें, 245 के ऊपर निकल जाए तभी आप जो है इसको खरीदें, अदरवाइज अवॉइड करें। बिल्कुल। तो सर आपको बता दिया है कि किस लेवल के बाद आपको री एंट्री करनी है इस शेयर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कुछ और खबरें अगर हम देखें तो NTPC के लिए NTPC ग्रीन का IPO जो आने वाला है उसको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, 10,000 करोड़ रुपए का ये IPO है। सर NTPC पर कुछ इम्पैक्ट आएगा क्योंकि फुली ऑन सब्सिडरी है इनकी NTPC ग्रीन, तो उसका एक इम्पैक्ट तो NTPC को ही मिलेगा क्योंकि जो एक वैल्यूएशन है वो तो NTPC की भी बढ़ेगी। बिल्कुल खरीदिए NTPC। मैं काफी समय से बात बोल रहा हूँ, देखिए 10,000 करोड़ का IPO है, मुझे लगता है फुल्ली सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और देखिए, एक होता है कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इनको ऑर्डर बुक इनकी हमेशा स्ट्रांग रहेगी, इनको कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ती रहेगी। आप देखिए NTPC ग्रीन में भी कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ती होने वाली है, तो वहां पर मार्जिन विचेवर वे अच्छे रहते हैं और अच्छे रहेंगे आने वाले सालों में भी। तो देखिए बिल्कुल 390 से 400 रुपए का बेस बना हुआ है NTPC के अंदर, बिल्कुल बने रहिए। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो इसमें करिए, नई एंट्री यहां करिए, 390 का स्टॉप लॉस रखिए। 390 नहीं आएगा मान लीजिएगा, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में 390 हिट कर जाए तो मत पोजीशन काटिएगा, फ्राइडे को 390 टूट जाए तभी काटिएगा। ये बिल्कुल 440 480 की तरफ जाएगा, थोड़ा बाजार को सस्टेन होने दीजिए। जी, भावना शर्मा जी का सवाल है सर, कोरोमंडल पर इन्होंने 1650 रुपए पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? कोरोमंडल के रिजल्ट्स आई रिमेंबर उम्मीद से बेहतर थे आई थिंक। बेहतरीन कंपनी, देखिए मैं इस मुरुगप्पा ग्रुप का बड़ा फैन हूं सर, कभी मतलब इस पे अलग से बात करेंगे। विवेक जी आप तो रिसर्च करते रहते हैं, आप CG पावर देखें, कोरोमंडल देखें, चोलामंडलम देखें, तो कंपनियां कितना अच्छा करती हैं, मतलब लगातार देखिए डिस्पाइट ऑफ मार्केट सिचुएशंस कंपनी के परफॉर्मेंस कितने अच्छे आते हैं। तो देखिए एक बेस बना हुआ है 1540 से 1560 के बीच में, बेहतरीन देखिए सपोर्ट है। यस, एक आप देखेंगे तो लगातार एक गिरावट है लगभग अगस्त के सेकेंड वीक के बाद से, और सप्लाई जोन बना हुआ है करीब 1650 के आसपास, 1580 का भाव है। तो नई एंट्री मत लीजिए, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक सस्टेन कर जाएगा 1540 1560 के बीच में, 1580 का भाव है, स्टॉक सस्टेन करेगा क्योंकि वही उसका जोन है। ना सस्टेन करे, वर्स्ट के सिनेरियो में ब्रेकडाउन आएगा, तब स्टॉक खिसक करके हो सकता है आपको 1480 तक मिले। बाय करिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको ये 1730 तक माफ कीजिएगा जाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, रवि जी हैं, बिहार से हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सर इनके पास फंसे हुए हैं काफ़ी दिन से, लगभग रोज़ सवाल पूछते हैं वो। 111 रुपये के रेट के लिए हुए हैं सर, 6 महीने के लिए रखना चाहते हैं, क्या करें? देखिए रिजल्ट इतना अच्छा कंपनी देती, लास्ट क्वार्टर में भी बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तब भी चला नहीं, इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा दिया तब भी चला नहीं। तो क्या है, डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट स्टॉक नहीं चल रहा है, एक फॉलिंग वेज पैटर्न इस स्टॉक के अंदर बन रहा है। जो मूव शुरू हुआ था, मुझे याद पड़ता है करीब अक्टूबर 2022 में 28 रुपए से, वो सरेंडर हुआ जाकर के 144 रुपए के आसपास कहीं मार्च 2024 में, तब से फॉलिंग वेज पैटर्न है। जनरली फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है,
तो बेस बना, वो बेस है इसका 93 रुपए, 90 से 93 रुपए, 90 से 93 नहीं टूटना चाहिए। तब टूटे तो आप कंसर्न उठाइएगा, 45 तक से 75 तक खिसक सकता है, लेकिन मुझे लगता है बेस टूटेगा। सब अगर आप नई एंट्री करना चाहते हो तो 102 के ऊपर खींचेगा, माफ कीजिएगा। और अगर आप बने हैं तो बिल्कुल 90 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जी, हमारी एक दर्शक हैं वैशाली चौधरी जी, इनका सवाल है सर, SBFC फाइनेंस, ये 82 रुपये का चल रहा है, इन्होंने 95 रुपये का लिया हुआ है, एग्जिट करें या एक्यूमुलेट करें, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, अब इसको अब इसके अगर आप ये सवाल पूछेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे एक बार एसडीएफसी, सर क्योंकि स्टॉक फाइनेंशियल्स चल ही नहीं ठीक रहा है, है। मैं बता देता हूँ, 314 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनका इस क्वार्टर का, और ये बड़ा है पिछले साल के 246 करोड़ के मुकाबले। और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बड़ा है, 74 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़, और नेट प्रॉफिट करीब 53 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ रुपए आया है। और क्यू ऑन क्यू में भी नतीजों में ग्रोथ देखने के लिए मिली है, रेवेन्यू 297 करोड़ से 314 करोड़, और क्यू ऑन क्यू में ही नेट प्रॉफिट 79 से बढ़कर 84। तो ना क्यू ऑन क्यू दिक्कत है ना वाई ओ वाई। 88 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तभी इसके अंदर बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। सप्लाई जोन वही है 88-90। तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनती है टेक्निकल चार्ट्स पर करीब मार्च 24 के बाद, पिछले 6 महीने में। तो 88 को तोड़ने दीजिए, तभी बुलिश मूव आएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट 75-76 के पास बना हुआ है, मुझे नहीं लगता सपोर्ट टूटेगा। रिजल्ट विवेक जी कह रहे अच्छे, तो सपोर्ट नहीं टूटता। इस वीक में देखिए, आप देखेंगे तो एक बुलिश हैंडलिंग पैटर्न इसके अंदर बन रहा है वीकली चार्ट्स पर। 88 तोड़ेगा तो बिल्कुल बुलिश रहेगा, उस केस में आपको 110 तक के लेवल देखने को मिलेंगे।